आइए करंट जीके में अपने कुछ महत्वपूर्ण अलग प्रकार के क्वेश्चन, अक्सर जिन पर क्या है ध्यान नहीं जाता। नाम सुना है किस ज्ञान 6 नाम सुना है? ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। हुआ क्या है, 2 मिनट सुन लीजिए। आप जानते हो भारत का दक्षिणी साइड में श्रीलंका है। ऊपर की तरफ जब आप जाओगे, यहाँ म्यांमार है। म्यांमार के ऊपर क्या है, यहाँ प्रशांत महासागर को इनने क्या किया है, ये यान यहाँ छोड़ दिया। हालांकि श्रीलंका कह रहा है कि अरब में है, यहाँ छोड़ दिया। और वास्तव में क्या है कि एक जासूसी यान है। भारत ने इसका विरोध किया, अमेरिका भी इसका विरोध। अब होता क्या है, न्यूज तो यही है। अब आपसे यहां पर क्वेश्चन बन जाएगा कि सी यान 6 क्या है, या किस देश का जहाज है। हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये चीन का जासूसी जहाज है, तो हिंद महासागर में यह है चीन का जासूसी जहाज है। चीन का एक जासूसी जहाज है, तो हिंद महासागर में प्रवेश कर गया। महासागर में प्रवेश कर गया। तो हिंद महासागर में प्रवेश कर। अब हिंद महासागर के बारे में आप जानते ही हो, लेकिन थोड़ी सी चीज है तो आपको दिमाग में रखनी है। क्या यही क्वेश्चन होता है कि आप तैयारी किस तरह। आप देखो, दिखाई दे रहा है। क्या आपके सामने है? जब हम इसमें गौर से देखते, अब आप देखिए हिंद महासागर कौन सा है, ये क्या वाला एरिया। जब आप इसको अच्छे तरीके से देखोगे घर पे जाकर, पता लगा ऐसा कौन सा महासागर है जो अंग्रेजी के एम अक्षर के मान है। राजस्थान एसआई में एक क्वेश्चन आया, ऐसा कौन सा महासागर है जो अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर एस के समान है, आया था ना। अटलांटिक महासागर। हालांकि प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो ये आपका त्रिभुज के आकार का हो जाता है प्रशांत महासागर।
अब आप कहोगे सर ये त्रिभुज कहाँ बन गया? बिल्कुल बन गया, क्योंकि ये पृथ्वी ऐसे नहीं है, गोल है। ये छोरा और ये दोनों क्या है? मिले हुए। पृथ्वी तो ऐसी बनेगी ना, जब इनको मिलाओगे ये ट्राइंगल बन जाए। प्रशांत महासागर जो होता है ट्राइंगल शेप का होता है, हिंद महासागर जो होता है एम शेप का होता है, अटलांटिक महासागर एस शेप का होता है। भूल के भी मतलब बहुत बार आता है। आ चुके हैं साथ में, है? आ जाइए। का जो आकार होता है एम, एम शेप, यहाँ पर थोड़ा सा मैं नोट डलवा लेता हूँ। प्रशांत महासागर है, का आकार होता है ऐसे ट्राइंगल्स। एस शेप का। चले, ये एक न्यूज है, तो हमने इस तरीके ध्यान रखना। आगे कोई नई बात आएगी तो अब आइए। न्यूज, संयुक्त राष्ट्र कोष, राष्ट्र जनसंख्या कोष की राष्ट्र जनसंख्या कोष एक रिपोर्ट दी दिया, एजिंग 2023। या एजिंग रिपोर्ट 2023। सबसे पहले रिपोर्ट को करने से इसको, वैसे तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है क्या तो सब बात करता है, लेकिन इसकी स्थापना वगैरह कब हुई थोड़ी सी जानकारी आपको हो। स्थापना हुई 96। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है का हेड ऑफिस, ये है न्यूयॉर्क। आप जानते हो का एक बड़ा शहर न्यूयॉर्क, इसका हेड ऑफिस, ये इंपॉर्टेंट हेड है नतालिया नतालिया कान। लाइन लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा। यह विश्व की जनसंख्या से संबंधित एक कोष है, संगठन है। ये विश्व की जनसंख्या से संबंधित एक संगठन है। कैसे
इंडिया एजिंग, एज क्या होता है? एज बढ़ती है, बुजुर्ग। इन्होंने क्या बताया है? बुजुर्गों की संख्या के बारे में बताया। बुजुर्गों की, अब देखिए बुजुर्ग कौन है, सबसे पहले तो इसको बुजुर्ग कौन है, किसको बुजुर्ग माना जाए? पहला सवाल तो यही पैदा होता है, ठीक है? तो कौन होगा बुजुर्ग, किसको मानते हो भाई? एक खेल तो लेना पड़ेगा ना। मेरे को कहोगे तो मैं ठोकूंगा तुम लोगों को। क्या बात कर, चलिए जी कोई बात नहीं। ध्यान रखना, इन्होंने जो बुजुर्ग माना है 60+, 60+ को बुजुर्ग माना, ठीक है? आइए, इन्होंने क्या कहा है कि 2050 में इनकी जो जनसंख्या है, यहाँ पे लिखो, वर्ष 2050 में 50 तक इनकी संख्या संख्या बच्चों की संख्या से ज्यादा हो जाए, 50 तक बच्चों की संख्या से ज्यादा हो जाए, इन्होंने ये बात कही। और इन्होंने ये कहा है, सारे डाटा दे दिए। भारत के संबंध में बात कर रहे हैं हम। जो बुजुर्ग है, इनकी जो वर्तमान आबादी है ये है 10%। 10%, एक्यूरेट लिखना चाहो वैसे तो 10% काम चल जाएगा, 10.1% एक्यूरेट। कहने का अर्थ है कि यदि 100 व्यक्ति है तो 100 में से 10 ये 60+ का अर्थ ये है, 10% है। ये क्या कह रहे हैं? स्थितियां ऐसी रही तो 2036 में ये हो जाएगी 15%। 2036 में 15%, और 2050 में ये हो जाएगी 20.8%। मोटे तौर पर आप 21 कह दीजिए। कुल जनसंख्या का कह रहे हैं। और 2100 में, मतलब इस सदी के में अंत में ये हो जाएगी 36%। 36%। इतने बुजुर्ग हो जाए, आप बताइए कैसे समझ? अपना तो जाना तय है, इस टाइम थोड़ी है कि यार कमाल करते हो करके, अच्छी नौकरी करके रिटायर होके जाना, फिर दूसरा जन्म लेना, फिर राकेश मेहरा जी के क्लासेज में वापस एडमिशन। ये है। अब आप देखिए इसका प्रभाव क्या है। देखिए वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन देखो ये बात हमें माननी तो पड़ेगी। यदि बुजुर्गों की संख्या बढ़ती गई तो बुजुर्ग ये काम तो करते नहीं, ठीक है? मीन्स इनका इंडियन इकोनॉमी में तो हिस्सा है नहीं। इनको पेंशन देनी पड़ेगी, इनके लिए योजनाएं चलानी पड़ेगी, तो सरकार का क्या होगा? खर्चा बढ़ेगा। अब सरकार का खर्चा बढ़ेगा तो सरकार को इसके अगेंस्ट कुछ तो देखना पड़ेगा ना। अब सरकार उसके एवज में कुछ देख नहीं रही, क्यों? युवाओं की संख्या कम हो रही है। अब युवा जब कम होंगे,
मान के चलो प्रोडक्शन तो कम होगा ही होगा यार, बात है। और बुजुर्ग बढ़ेंगे तो खर्चा बढ़ेगा। तो ये कि ऐसी अनबैलेंस स्थिति हो जाएगी जिससे हम निपट नहीं, गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि इन सब का बैलेंस में होना जरूरी है। मतलब बुजुर्ग इतने ही हो कि हम पर वो भार ना पड़े, या इस एवज में युवा ज्यादा हो। अब युवाओं की ये समस्या है, जब विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट का हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वर्तमान में जो बच्चा पैदा करने की जो दर है वो कम होती जा रही है। अब हमारा परदादा 8 तक गया, दादा भी कहना नहीं माना, उसने भी कम से कम 6 तो हिसाब बनाया, पिता ने 4 का बनाया। लेकिन जो हमारे वाला टाइम है ये नहीं कर पाएगा मामला, ध्यान रखना। आप कहीं भी देख लीजिए, आसपास कहीं भी देख लीजिए। पहली बात ये भी है, अकेला इस चाहत से नहीं है कि हम बच्चे पैदा करें, समस्या सबसे बड़ी है कि एबॉर्शन की जो दर है वो ज्यादा बढ़ रही है। एबॉर्शन ज्यादा हो रहे हैं, बच्चा पेट के अंदर ही मर रहा है, डेवलपमेंट ही नहीं ज्यादा है। क्यों? हमारा जो खान पान है वो बदल गया, हमारी स्थितियां बदल गई, पोल्यूशन होने लग गया, कारण से यही नहीं। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी के साथ हम मैच नहीं कर पाते। पहले क्या होता था, जितने ज्यादा लोग खेत में जितने ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट। अब क्या है, लोग आगे शहरों में, आप यहाँ तैयारी कर रहे हो, आपका खर्चा लगता है। अब आप जैसे यदि आपके माता पिता के 3-4 हो, कैसे तैयारी करवाएं उनको, आप सोचो। मैं उस वे से नहीं कह रहा, लेकिन इस पर विचार करने वाली बात होती है। तो माँ बाप भी क्या सोचते हैं, भैया एक ही ठीक है। और फिर पहले क्या होता था, महिला साक्षरता कम होती थी, तो घर में वो महिला बच्चों को संभाल लेती थी। अब क्या, महिला भी बराबर में खड़ी है, वो भी ऑफिस जाती है, बच्चा कौन संभाले? क्या एक ही ठीक है भाई? समझ रहे हो ना मेरी बात को? स्थितियां होगी, बाजार के साथ हमारा तालमेल नहीं बैठ रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई कि हम एक बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पा रहे, तो 5 कहां से ले आए? ऊपर से फिर सरकार तैयार खड़ी है कि आपने 3 कर दिए तो आपको नौकरी नहीं लगने देंगे हम। 3 का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, यहाँ एक मुसीबत बना बैठा है। मेरी बात को समझने का प्रयास करना, इस वे से मत समझना कि हम कोई बच्चे पैदा करने उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम इंडियन इकोनॉमी से टच करके इसको, कोई भी होती है अति, हर चीज की समस्या, अति समस्या पैदा करती है। आप भोजन ज्यादा कर लोगे तो वो बदहजमी का काम कर जाएगा, जहर का काम कर देगा। ये हुई बात सारी। तो ये रिपोर्ट आई है, थोड़ा सा ध्यान रखना। हेड ऑफिस, चलिए जी, इसके आगे की बात हम कल करेंगे।